सभी सीईसी गुरुकुल लाइव दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। लर्नर्स, कार्बनिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में हम आज एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट अटैकिंग रिएजेंट अर्थात आक्रमणकारी अभिकर्मक के ऊपर अध्ययन करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट्स किन्हें कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट्स रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या भूमिका होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, अटैकिंग रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को हम किस आधार पर डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स और एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स किन्हें कहते हैं, ये किस प्रकार की स्पीशीज होती है, यह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इनकी क्या भूमिका होती है, व्हाई अटैकिंग रिएजेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अम्लीयता और क्षारकता क्या होती है, और इसके अलावा लिविंग ग्रुप्स किस प्रकार के समूह होते हैं। लर्नर्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म्स को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना अति आवश्यक है। अटैकिंग रिएजेंट्स या आक्रमणकारी अभिकर्मक वह समूह या ग्रुप जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लाते हैं और इन परिवर्तन के बाद ही एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद बनता है। तो attacking reagents are those chemical species, those groups or atoms which brings changes in chemical reactions and we get a new product. Learners, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है उस केमिकल रिएक्शन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस कार्बनिक यौगिक को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। लर्नर्स, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट को प्रोवाइड करता है रिएक्टिव साइट या क्रियाशील केंद्र। यही इसी मॉलिक्यूल पर, इसी सबस्ट्रेट पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करते हैं। लर्नर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में अटैकिंग रिएजेंट का अर्थ है किसी रिएक्टिव साइट पर अटैक करना, अर्थात किसी रिएक्टिव साइट के साथ मिलकर कोई नया बॉन्ड बनाना, न्यू बॉन्ड बनाना, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट्स जब सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करता है उसके बाद या तो कुछ बंध टूटते हैं या बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन होता है साइमल्टेनियसली, और इसके बाद ही हमें एक नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट मिलता है। सो अटैकिंग रिएजेंट्स, जो सबस्ट्रेट है अटैक्ड बाय अटैकिंग रिएजेंट्स, और उसके बाद वी गेट अ इंटरमीडिएट उप उत्पाद। इंटरमीडिएट उप उत्पाद होता है उस अभिक्रिया में, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बिकॉज ये बहुत अनस्टेबल होता है, और इसी उत्पाद से, इसी इंटरमीडिएट से एक नया उत्पाद, इस उप उत्पाद से, इस इंटरमीडिएट से हमें एक नया उत्पाद या एक नया प्रोडक्ट मिलता है। सो अभिकारक और अभिकर्मक, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट्स, आक्रमणकारी अभिकर्मक रिएक्शन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लर्नर्स, उस सबस्ट्रेट में कुछ ऐसे गुण उपस्थित होते हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस में होती है जिसके कारण वह अटैकिंग रिएजेंट, वह अभिकर्मक उस सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। तो वह सभी अभिकर्मक या वह सभी रिएजेंट्स जो सबस्ट्रेट पर अटैक करें रिएक्शन में कहलाते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। एक एग्जांपल्स की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लर्नर्स, यहां आप बेंजीन का उदाहरण देख रहे हैं। लर्नर्स, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह एक सबस्ट्रेट है। Learners, what is the characteristics of benzene which provide the reacting site to A? A एक attacking reagent है,
एक अटैकिंग ग्रुप है, एक समूह है। बेंजीन में क्या गुण है जिसके कारण ए बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा? लर्नर्स, हम पहले व्याख्यान में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण बेंजीन में रेजोनेंस उत्पन्न होता है और इस रेजोनेंस के कारण बेंजीन का कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बेंजीन, तो उसके कारण यह एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो ऑलवेज रिमेंबर लर्नर्स, इस बेंजीन पर हमेशा कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ ए बेंजीन के उस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, उस कार्बन सेंटर पर रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अर्थात जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर करने की क्षमता होगी। तो इस प्रकार ए बेंजीन के उस कार्बन सेंटर से रिएक्ट करके एक नया बंध कार्बन और ए के बीच में बनाएगा। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल, हमने सेकंड सबस्ट्रेट या सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, एक मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो लर्नर्स, यह सबस्ट्रेट ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है। तो लर्नर्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सबस्ट्रेट? यह सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट को किस प्रकार से रिएक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा? लर्नर्स, अगेन यहाँ एक पाई बंध उपस्थित है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में हम पहले पूरा डिटेल में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लर्नर्स, इस प्रकार एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होने के कारण एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो लर्नर, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये जो स्पीशीज है ए और बी, जैसे ही पाई बॉन्ड के कांटेक्ट में आएगी, इट विल बी पोलराइज्ड, इसमें पोलराइजेशन या ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी। ध्रुवीयता उत्पन्न होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ए और बी के बीच में, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम के पास ज्यादा और एक एटम के पास कम होगी। जिस एटम के पास ज्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन रिच होगा और जिस एटम के पास कम होगी वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अर्थात ए एटम कार्बन के उस सेंटर पर जाकर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होकर पहुंचा है। तो ए विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर। इसी प्रकार बी अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पर। तो हमने देखा यह अटैकिंग रिएजेंट्स इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करने के बाद 2 नए बंध या न्यू बॉन्ड आर मेकिंग। तो यह एक हमें नया प्रोडक्ट बना। तो लर्नर्स, अटैकिंग रिएजेंट्स प्लस सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है रिएक्टिव साइट और उस रिएक्टिव साइट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, डिपेंड करता है कि वह अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। और इस प्रकार रिएक्शन में परिवर्तन होता है, रिएक्शन अभिक्रियाओं में जो डिफरेंस होने के कारण परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद ही हम नया प्रोडक्ट बनता है। तो हमने देखा यहाँ अटैकिंग रिएजेंट्स कार्बन के जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैक करा, यहाँ एक बंध टूटा, पाई बंध टूटने के बाद आप प्रोडक्ट में देखिए, यहाँ प्रोडक्ट में वी आर गेटिंग 2 न्यू बॉन्ड्स। तो आप समझ सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कराने के लिए। लर्नर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक सबस्ट्रेट इथीन, वाटर एड्स टू इथीन, एडिशन ऑफ वाटर टू इथीन, वाटर का एडिशन, यहाँ इथीन 1 प्रोपीन एक सबस्ट्रेट है। लर्नर्स, जितने भी आप कैन यू फाइंड आउट व्हाट आर द अटैक, विच इज द अटैकिंग साइड? क्या आप पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी अटैकिंग साइड है? लर्नर्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं। CH3 ग्रुप, एक जो मिथाइल ग्रुप है, वह इलेक्ट्रॉन रिच
और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। यह इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा, और इसके अलावा एक अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यहाँ इस सबस्टेट में, इस इथीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। तो लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट्स किस कार्बन पर अटैक करेगा? लर्नर्स, जो CH3 ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टुवर्ड्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो यहाँ जो मूवमेंट ऑफ एरो है पाई बॉन्ड से वो फर्स्ट कार्बन की तरफ होगी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा लर्नर्स, जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वह सही दिशा में दिखानी अति आवश्यक है, नहीं अदरवाइज नहीं तो आपकी रिएक्शन पूर्ण रूप से गलत हो जाएगी। तो यहाँ CH3 ग्रुप इस सबस्टेट में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ। तो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच और एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्योंकि जो एडिशन ऑफ वाटर है इथीन में वो बेस्ड एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यह एसिड प्रोवाइड करेगा और यह एसिड, यह प्रोटॉन उस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ प्रोटॉन H+ का अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसके कारण यह CH2 के उस कार्बन पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अटैक करने के बाद यहाँ कार्बोकेटायन बना। लर्नर्स, तो अटैकिंग रिएजेंट ने सबस्टेट पर अटैक करा, अटैक करने के बाद वी आर गेटिंग हियर इंटरमीडिएट। यह कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट में आप देख सकते हैं कि C पॉजिटिवली चार्ज है, अर्थात C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी के कारण यह एक अनस्टेबल स्पीशीज है। यह शॉर्ट लिव्ड है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह रिएक्शन करना चाहेगी। तो यह अटैकिंग रिएजेंट्स यहाँ पर यह कार्बोकेटायन प्लस चार्ज वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर के बाद एडिशन होगा इसका और हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। हम इसे कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं। लर्नर्स, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, वाटर एक वीक बेस एसिड है और वीक एसिड होने के कारण इट डज नॉट गिव प्रोटोन, यह प्रोटोन को नहीं रिलीज कर सकता। लेकिन अगर यह किसी कार्बन से बॉन्डेड है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, यह वाटर एक न्यूक्लियोफाइल जैसे रिएक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा और उसके बाद यह वीक बेस इजीली प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो हमने यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स के बाद हमें जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला है, वहां से इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से OH ग्रुप, जो एक ऐसा अटैकिंग रिएजेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वह 8 इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक नया बंध बनाएगा, एक नया बॉन्ड बनाएगा और वी गेट अ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। तो हमने इथीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अटैकिंग रिएजेंट्स का रोल। सो अटैकिंग रिएजेंट्स, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैक ऑन द सबस्ट्रेट, वी गेट अ इंटरमीडिएट। यहाँ इस रिएक्शन में हमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट से हमें एक नया बंध मिलता है। एक अन्य एग्जाम्पल लर्नर्स, एल्केन। आप सोच रहे होंगे कि एल्केन भी रिएक्ट करता है। नो, एल्केन नॉट अटैक्ड बाय एनी अटैकिंग रिएजेंट्स। एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कभी भी अटैकिंग रिएजेंट से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वह नॉन पोलर होते हैं, वह अध्रुवीय होते हैं, पोलैरिटी नहीं होती उनके बॉन्ड में और इस कारण उस एल्केन मॉलिक्यूल में कोई भी रिएक्टिव साइट्स वो अटैकिंग रिएजेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो एल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड है वह एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सो नॉट इजी टू ब्रेक। और इसके अलावा
कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में एल्केन्स में जो बॉन्ड है वह ना ही तो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए एल्केन्स कैन बर्न एंड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली। दहन की अभिक्रिया कर दे सकते हैं या फिर वो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया दे सकते हैं, बट लेकिन लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन कैन अटैक्ड बाय अटैकिंग रिएजेंट्स। लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स है वह अटैकिंग रिएजेंट से अटैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है इथेन। इथेन का एक H क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होकर हमें क्लोरो इथेन मिला। यहाँ क्लोरो एल्केन कैन बी अटैक्ड बाय OH। तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के कारण यह क्लोरो एल्केन क्लोरो इथेन कैन प्रोवाइड अटैकिंग साइट टू द न्यूक्लियोफाइल। OH एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, यह प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूटेड एल्केन कैन बी अटैक्ड बाय एनी अटैकिंग रिएजेंट्स। नाउ लर्नर्स, व्हाट अटैकिंग रिएजेंट्स में कितने प्रकार के होते हैं लर्नर्स? अटैकिंग रिएजेंट्स, यह जो हमने देखा एग्जांपल्स की सहायता से हमने देखा किस प्रकार से अटैकिंग रिएजेंट्स अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पर। नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, अटैकिंग रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। हम यहाँ चर्चा करेंगे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स वह अटैकिंग रिएजेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं, अर्थात ये कांस्टेंट हंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कांस्टेंट हंटिंग में लगे होते हैं। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी लुईस एसिड्स हैं वह सभी इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि सभी लुईस एसिड्स कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स के साथ मिलकर योजन और प्रतिस्थापन की अभिक्रिया देते हैं, कैन इंटरैक्ट with nucleophile through addition and substitution reactions. Learners, very important, जो समूह है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स है, उनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का अर्थ है कि वह इलेक्ट्रोफाइल्स की कितनी क्षमता है, किस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वह पुअर इलेक्ट्रोफाइल है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स है, उस क्षमता को हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही कहते हैं। और यह इलेक्ट्रोफाइल्स, यह सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सबस्ट्रेट के अधिक घनत्व वाले सेंटर पर अटैक करता है, अधिक इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर यह अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स है, उनकी बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर सबस्ट्रेट के अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स के कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। लर्नर्स, पहला प्रकार है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल्स। माना जाता है कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, जितने पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं या समूह होते हैं, वह सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, प्रोटॉन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ और कार्बोकेटायन और सिल्वर आयन, यहाँ सभी प्लस पॉजिटिवली चार्ज एटम है। इसका अर्थ है इन सभी ग्रुप्स की, इन सभी समूह की बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे वांटेड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लर्नर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ऑलवेज मेमोराइज, ऑलवेज रिमेंबर,
देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं केमिस्ट्री में। सभी धनावेशित समूह इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। ये एग्जाम्पल्स आप देखिए, अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+, यह इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। आप कहेंगे कि यह तो पॉजिटिवली चार्ज है। लर्नर्स, यस, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, यह पॉजिटिवली चार्ज समूह है, बट लेकिन यह इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे बिहेव नहीं करते। हमने इस डायग्राम में बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H के साथ मिलकर एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका अर्थ है, इसकी मीनिंग है कि नाइट्रोजन के पास अभी कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल या कोई भी कक्षक ऐसा नहीं है, वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन H3O+, वहां पर भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन वह भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव नहीं करता। लर्नर्स, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेकिन लर्नर, अगर अमोनियम आयन एक्वस है, एक्वस अमोनियम आयन और एक्वस हाइड्रोनियम आयन है, तो लर्नर्स यह इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि एक्वस अमोनियम आयन डिसोसिएट होने के बाद NH3+ प्रोटॉन को प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट होने के बाद वाटर और H+ जो एक प्रोटॉन है उसको रिलीज करेगा। तो डिसोसिएशन के बाद ये एक्वस अमोनियम आयन और एक्वस हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो प्रोटॉन वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं ये। इसी प्रकार एक अन्य प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका अर्थ है कि वह सभी इलेक्ट्रोफाइल्स जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, लेकिन उनके पास कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल BF3, BCl3, Bi3, AlCl3, FeCl3, SnCl4। सो लर्नर्स, इन सभी जो सेंट्रल एटम है, इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो कक्षक है वह इनकम्प्लीट कक्षक है, लेकिन इनके पास कोई चार्ज नहीं है। इसलिए इस प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। लर्नर्स, ये एग्जाम्पल आप देखिए, BF3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसी प्रकार Bi3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। लर्नर्स, अगर BF3 और Bi3 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा बहुत गुड इलेक्ट्रोफाइल्स है, कौन सा बैड इलेक्ट्रोफाइल्स है, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, और जो पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स है दे डोंट वांटेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। लर्नर्स, Bi3 इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल्स इफ यू कंपेयर टू BF3। BF3 से अगर तुलना हम करते हैं, Bi3 इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। आप देख सकते हैं जो बोरोन है वह एक स्मॉल साइज है उसका, और यहाँ बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन होने के कारण यहाँ बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर उत्पन्न हो जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम बताएंगे कि किस प्रकार से BF3 एक्ट एज अ पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ I जो आयोडीन है, इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा है, उसके कारण जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्शन कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्शन कम होने के कारण दिस वांटेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जो बोरोन है वो एक्सेप्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को।
तो जितने भी लर्नर्स, जितने भी लुईस एसिड्स हैं, वो सभी लुईस एसिड्स कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी कारण सभी लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे बिहेव करते हैं। लर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स, ना ही वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ना ही वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि कार्बन की टेट्राकोवेलेंसी क्लोरीन के साथ मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट करा हुआ है। तो दिस CCl4, दिस कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट more than 8 electrons, so that's why no empty orbital, कोई empty orbital भी नहीं है, और यह 8 इलेक्ट्रॉन्स को संपूर्ण नहीं कर सकता, ऑक्टेट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए दिस इज अ न्यू इनर्ट सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है, और रिएजेंट्स के डिसोसिएशन में रिएजेंट्स को हम इसको डिसॉल्व करने के लिए काम में लाते हैं। सबस्ट्रेट को हम डिसॉल्व करते हैं रिएक्शन में, बिकॉज यह इनर्ट सॉल्वेंट है और किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यह सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो लर्नर्स, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल्स किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी प्रकार हम लुईस एसिड्स AlCl3, AlF3, BF3 और FeCl3, ये सब लुईस एसिड्स है। इनके पास इनकम्प्लीट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम की sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है, तो pz ऑर्बिटल एम्प्टी है, pz ऑर्बिटल में इट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार जितने भी कैटायंस होते हैं, ऑल कैटायंस एक्ट एज अ लुईस एसिड, अर्थात सभी कैटायंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेंगे।